Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 7 alternating current। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इम्पोर्टेंटली अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है और उसे मेज़र करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं लाइक पीक वैल्यूज़, आरएमएस वैल्यूज़, एवरेज वैल्यूज़, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था और इनके छोटे छोटे डेरिवेशंस भी देखे थे। और हमने रिलेशन देखा था कि किस तरह से हम पीक वैल्यू की मदद से किसी पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर में और आज हम इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे कि अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से फ्लो हो रहा है, उस रजिस्टर के अक्रॉस जो जनरेट होने वाला ईएमएफ होगा वो और फ्लो होने वाली करंट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है। सेकेंडली, हम इसी अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाएंगे किसी इंडक्टर से, देन वी विल फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग दैम। और फिर हम इसी करंट को फ्लो करवाएंगे किसी कैपेसिटर से और फिर हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंटली करंट में और प्रोड्यूस होने वाले या इंड्यूस होने वाले जो वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एसी थ्रू द रजिस्टर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंटली एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी थ्रू अ रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर। ठीक है। लेट अस कंसीडर, एक सर्किट हम कंसीडर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक रजिस्टर लगा हुआ है इस सर्किट में और हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से करंट आई फ्लो हो रही है। और ये करंट आई है कैसी होगी? ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग करंट होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई कर रखा है। ये करंट आई जब इस रजिस्टर आर से पास होगी तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में हमें पता करना है कि उसमें और इस पर्टिकुलर आई में क्या रिलेशन होगा। कंसिडर दैट ए प्योर ओमिक रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस आर, जिसका इंडक्टेंस कितना है? 0। इंडक्टेंस वर्ड यहाँ पर आया है, हम भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कंसिडर a pure ohmic resistor of the resistance R is connected to a source of the alternating EMF। हमने देख लिया यहाँ पर एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF से ये कनेक्टेड है। देन लेट अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF कितनी होगी? ऑब्वियसली E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो E अप्लाई कर रखा है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर जो वैल्यू होगी वो डिफाइन होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली सी बात है, इस पर्टिकुलर सर्किट में इस रजिस्टर के अलावा और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो सके। तो ऑब्वियसली जितना ईएमएफ यहाँ से अप्लाई होगा उतना ही ईएमएफ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। सो वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ड्यू टू सोर्स, जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ड्यू टू सोर्स ई हमने अप्लाई कर रखा है वो इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू के बराबर होगा। सो ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली वो होगा ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, या यहाँ से हम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। नाउ हमें पता है बेसिकली आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर में ई की जो वैल्यू है वो कितनी है? E0 साइन ओमेगा टी। सो वी कैन पुट हेयर आई इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो E0 जो है वो क्या शो कर रहा है? पीक वैल्यू ऑफ द EMF, अल्टरनेटिंग EMF की पीक वैल्यू E0 डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, तो ऑब्वियसली E0 बाय आर हमें क्या डिफाइन करके देगा? हमें ये बताएगा पीक वैल्यू ऑफ द करंट, बिकॉज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इस रिलेशन से हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी I0 वो भी क्या होगी? पीक वैल्यू ही होगी। सो E0 अपॉन आर इज इक्वल्स टू I0, द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, और इसके पहले हमने जो ईएमएफ अप्लाई किया था अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसकी वैल्यू भी अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इट मीन्स कि यहाँ पर इसके एंगल में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है हमें। ये भी साइन ओमेगा टी वाली ही टर्म्स है और यहाँ पर भी हमें साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स ही मिल रही है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ है उनमें किसी तरह का कोई फेज़ वेरिएशन नहीं है, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। द
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट कंटेनिंग आर, ठीक है, इट फॉलोज दैट द अल्टरनेटिंग करंट इन द फेज विद द ईएमएफ व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर इसे, सपोज अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दें, अगर हम इसे फेजर डायग्राम के थ्रू समझे, तो सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और I के लिए हमने इक्वेशन लिखी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली यहाँ पर ओमेगा टी हमें क्या शो कर रहा है, ओमेगा टी हमें शो कर रहा है एंगल। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सपोज अगर E को अगर हम इस तरह के फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो किसी पर्टिकुलर एंगल ओमेगा टी पर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सो ऑब्वियसली जो करंट आई है वो भी सेम एंगल ओमेगा टी पर ही यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आई होगा, आई भी बेसिकली सेम एंगल पर ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ई और आई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में किसी तरह का कोई फेज वेरिएशन नहीं होगा। और यही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की, जो हम ये शो करना चाह रहे थे कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उससे अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, सो ऑब्वियसली उसमें जो करंट और वोल्टेज अप्लाइड होगा, वोल्टेज अप्लाइड, ऑब्वियसली जो वोल्टेज अप्लाइड है वो किसके इक्वल है, जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल। सो जो वोल्टेज अप्लाइड है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है वो ऑब्वियसली करंट के रिस्पेक्ट में हमेशा इन फेज़ होगा, उसमें किसी तरह का कोई फेज़ वेरिएशन नहीं होगा। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें ईएमएफ, जो यहाँ पर डार्क लाइन जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ डिफाइनिंग दैट ईएमएफ, और जो डॉटेड लाइन है वो डिफाइन कर रही है करंट को। तो हम देख सकते हैं कि अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ऑब्वियसली टाइम ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 पर अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी 0 है। π/2 पर करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम है। 3π/2 पर अगर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है अगर करंट की, तो ऑब्वियसली ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई फेज वेरिएशन नहीं होगा। सो यही है बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द रजिस्टर। देन इसी तरह से हम बात कर सकते हैं अब एसी थ्रू द इंडक्टर से। यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम कंसिडर कर सकते हैं एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडक्टर, और इंडक्टर के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि बेसिकली इंडक्टर जो होता है वो एक तरह का एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट होता है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी इससे किसी तरह की कोई करंट फ्लो होती है तो इमीडिएटली इसमें एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है, जो क्या करता है, जो इससे चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करता है, मतलब इससे फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स इससे इंड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस हैं या फिर फ्लक्स में जो होने वाले चेंजेस हैं वो उसका अपोज करता है इसके अक्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। और ऑब्वियसली जब इससे करंट धीरे धीरे डिके होती है तब भी इसकी ईएमएफ की पोलैरिटी अचानक से चेंज हो जाती है और वो फिर से अपोज करने लग जाता है इसमें इससे लिंक होने वाले फ्लक्स का। ये हमने काफ़ी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में इंडक्टेंस के बारे में। ऑब्वियसली हमने सोलेनाइड के टर्म्स में पढ़ा, इसे कॉइल के टर्म्स में पढ़ा, और हमने फिर प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि बेसिकली इसे इंडक्टर भी कहते हैं हम लोग। और इंडक्टर की जो अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये कितना अपोज कर सकता है, इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं इसके इंडक्टेंस से, जिसे हम नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल इंडक्टेंस है, ठीक है, एल जो है वो इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। इस कॉइल को हम कहते हैं इंडक्टर, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, जिसे हम मेज़र करते हैं हेनरी में। चलिए अब हम एक ऐसे सर्किट की बात करते हैं कि अगर सपोज उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो और उससे अगर हम कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवा रहे हैं या फिर उसके अक्रॉस हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर रखा है, इससे फ्लो होने वाली जो करंट है और इसके अक्रॉस जो प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका इस फ्लो होने वाली करंट से क्या रिलेशन रहेगा। Consider a pure inductor of the inductance L having no ohmic resistance is connected to the source of the alternating EMF। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया
लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितनी है, ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ई है इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ऑब्वियसली सी बात है, हमने पढ़ा है हमेशा कि जो कॉइल होती है या फिर सोलेनाइड होता है, इसमें तो करंट धीरे धीरे राइज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें करंट में चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक, फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द टाइम के बाद या इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद इसमें करंट स्टडी हो जाती है या फिर फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है, इफ़ आई इज़ अ करंट थ्रू द सर्किट, है ना, अगर आई करंट है सर्किट से फ्लो होने वाली, देन डी आई बाई डी टी विल डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। सो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि इसके अक्रॉस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस अक्रॉस द इंडक्टेंस इंडक्टर एल क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इसके बारे में। जब इससे करंट धीरे धीरे राइज होगी, करंट जब इससे फ्लो होगी और स्टार्ट होगी अब धीरे धीरे राइज होना, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो इसमें से फ्लो होने वाली करंट का अपोज करेगा या फिर करंट में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। और ऑब्वियसली उस ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। ईएमएफ जो होगा इंड्यूस ईएमएफ वो क्या होगा, एल माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर ये माइनस सिंबल डिफाइन करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ऑब्वियसली वो एक तरह का अपोजिंग नेचर का है, तो वो इस करंट में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रहा है। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसके अक्रॉस हमने ईएमएफ ई लगा दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ जो होगी ऑब्वियसली वो कितनी होगी, ई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम इस पूरे सर्किट में देखें, सो यहाँ पर हमें दो तरह के ईएमएफ मिलेंगे। पहला तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है, जो हमने अप्लाई कर रखा है, और दूसरा जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा वो। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई इज प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब जो ईएमएफ हमने अप्लाई कर रखा है वो ईएमएफ अप्लाइड जो होगा ऑब्वियसली उतना ही क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, उतना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर सर्किट की मैं बात करूँ, इसे किरचॉफ लॉ बोलता है कि अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। सो यहाँ पर ई इज अप्लाइड ईएमएफ है, हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना हमने अप्लाई कर रखा है उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है। और दूसरा साथ में एक इंड्यूस ईएमएफ भी यहाँ पर हमें मिल रहा है, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। So total value of the instantaneous EMF across this L, total value of the instantaneous EMF across this L वो क्या होगा, the total instantaneous EMF of the circuit हो जाएगा E प्लस, है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो, प्लस इंड्यूस EMF जो अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है, टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो होगा वो ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, वो ये है कि यहाँ पर हमने इनिशियली कहा था कि ये हमारा इंडक्टर है, इसमें किसी तरह का कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ये जो इंडक्टर है ये किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। अब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि अभी हमने थ्योरी पढ़ी जस्ट कि बेसिकली जो टोटल ईएमएफ होगा वो क्या होगा, एल जो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ होगा प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन एक्चुअल में इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप कंसिडरेबल ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है वो क्या कंसिडर किया हुआ है, ज़ीरो। हमने पहले ही कह दिया कि भाई हैविंग द नो ओमिक रेजिस्टेंस, ये जो इंडक्टेंस एल होगा इसमें किसी तरह का कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि टोटल ईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ईएमएफ कितना हो रहा है, टोटल ईएमएफ जो हो रहा है एक्चुअल में जो दिया जाने वाला ईएमएफ है, सपोज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हमने अप्लाई किया था ई, है ना, और प्लस जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ था वो, जो यहाँ पर अप्लाइड ईएमएफ था ई, और दूसरा इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ पर जनरेट हुआ है माइनस एल डी आई बाई डी टी, इन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल होना चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है इंड्यूस ईएमएफ, अप्लाई किया हुआ है हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ई, और प्लस इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ पर हुआ है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। उसका एडिशन जो है किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हम कंसिडर कर रहे हैं, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया इसके अक्रॉस किसी भी तरह का कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि the total instantaneous EMF in the circuit, the total instantaneous EMF in the circuit is equals to the instantaneous potential drop across the circuit element, ठीक है। सो काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है चीज़ों को लेकर, लेकिन हमें बड़ा सिंपल सा समझना है कि हमेशा जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें दो तरह की चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहला, इनपुट इज़ इक्वल्स टू आउटपुट, हमें दो चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है। मतलब जितना हम इनपुट में दे रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू द जनरेटेड आउटपुट। तो अब यहाँ पर हम जो इनपुट दे रहे हैं वो दे रहे हैं ईएमएफ ई, और एक और यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये भी एक तरह का इनपुट ही कहलाएगा। तो ऑब्वियसली पूरे सर्किट का जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होने वाला प्लस ई के दो, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जब फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पोटेंशियल ड्रॉप का हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो है इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। सो ऑब्वियसली इसलिए इसी तरह लिए हम यहाँ पर कहेंगे टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। और टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना हो गया, ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट कितना हो गया, ज़ीरो। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो एल डी माइनस एल डी आई बाई डी टी को हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पर। फाइनली यहाँ से डी आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो डी आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, हो जाएगा ई बाई एल डी टी। अब यहाँ से जो ई है उस ई की वैल्यू को हम पुटअप कर सकते हैं। ई की वैल्यू है ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, जो हमने कंसिडर की थी, तो हमने ई की जगह पुटअप किया ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी डी, और डी टी एज इट इज़ आ गया, एंड देन एल। अब यहाँ पर ये स्मॉल करंट की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम एक ओवरऑल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस अबो इक्वेशन। हमने इसे इंटीग्रेट किया तो देखिए इंटीग्रेशन में ई ज़ीरो बाई एल कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसे हम बाहर ले आए। फाइनली अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो इस डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई, और ये ई ज़ीरो एल एज इट इज़ आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यहाँ से भी ओमेगा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, माइनस ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल, अंदर क्या बचा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस सिंबल भी बाहर आ गया। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर जब भी हम कॉस ओमेगा टी की बात करेंगे तो कॉस ओमेगा टी को अगर हम साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये हो जाता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम इसे थोड़ा शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अगर हम इसे थोड़ा सा पाई बाई टू को आगे ले आए, ओमेगा टी को पीछे ले आए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो माइनस सिंबल है ये बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस सिंबल बाहर आया, माइनस साइन, और ये हो गया पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि माइनस साइन पाई बाई टू माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होती है माइनस कॉस ओमेगा टी के इक्वल, ठीक है। पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, जैसे कॉस ओमेगा टी की जगह हमने लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो ऑब्वियसली ये एक्चुअल में वैल्यू डिफाइन कर रहा है अगर यहाँ पर हम इसे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते तो ये माइनस सिंबल हट जाता, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हो जाती माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसीलिए हमने लिखा है कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम बहुत अच्छे से कि फाइनली ये जो ओमेगा एल यहाँ पर जो टर्म आई है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ रही है, दैट इज़ ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को कहा जाता है, नाउ ओमेगा एल हैज़ गॉट द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब जो काम एक रेजिस्टेंस का होता है, हमने अभी शुरू में कहा कि भाई किसी तरह का कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा, लेकिन ये जो कॉइल होती है वो कॉइल अपने आप में एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। कोई भी इंडक्टर अपने आप में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उस रेजिस्टेंस को भी हम ओम में ही मेजर करते हैं, लेकिन उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑब्वियसली, या फिर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और ये इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा एल। और ऑब्वियसली इस ओमेगा एल को हम डिफाइन करते हैं एक्स एल से, एक्स एल से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल को हमने लिखा है एक्स एल,
इसकी वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई, आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ई ज़ीरो इज़ ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू और एक्सेल बेसिकली एक तरह का रेजिस्टेंस ही है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ई ज़ीरो अपॉन एक्सेल को हम आई ज़ीरो पीक वैल्यू ऑफ द करंट, जैसे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट के इक्वल होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी ई ज़ीरो अपॉन एक्सेल हो गया, करंट की वैल्यू आई ज़ीरो। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इक्वेशंस को देखें तो करंट की इक्वेशंस हमें यहाँ पर क्या मिली, आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन वही देख सकते हैं हम, ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। सो इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड ये दोनों इक्वेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, मतलब एक ही पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड ये दोनों इक्वेशंस हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों इक्वेशंस में ईएमएफ और करंट में एंगल वेरिएशन हमें दिख रहा है, एक जगह ओमेगा टी है तो एक जगह ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। इट मीन्स कि जो करंट है आई और ईएमएफ ई, इनमें 90 डिग्री का पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होगा। और फेज शिफ्टिंग किस तरह से होगा कि यहाँ पर आई जो होगा, करंट जो होगा वो ईएमएफ से पीछे होगा, मतलब करंट जो होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा, और ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा। कितने से लीड करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। सो वी कैन से दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एसी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर, ठीक है, द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज एंगल पाई बाई टू। हम देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज एंगल पाई बाई टू। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फेज डायग्राम से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज़ ये हमारा एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर अगर हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईएमएफ की वैल्यू अभी हमने देखी ई इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। इसे अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो सपोज़ ओमेगा टी एंगल से शिफ्टेड है ये, तो हमने यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी एंगल से इसे शो कर दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली क्या है कि i इज़ इक्वल्स टू क्या है, i इज़ इक्वल्स टू, अभी हमने देखा i की वैल्यू कितनी है, तो i की वैल्यू है आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी से पाई बाई टू लैग कर रहा है। तो हम यहाँ पर इस फेजर डायग्राम में देख सकते हैं कि लैग करेगा मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू एंगल ये लैग कर रहा है। तो जब भी लैग करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लीड हमेशा कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लैग कर रहा है मतलब पीछे है, तो ये यहाँ से इस ईएमएफ से पाई बाई टू डायरेक्शन में करंट होगा। सो ये इस तरह का फेजर डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करेगा इंडक्टर में होने वाले फेज वेरिएशन को, किसके बीच में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट के बीच में। यहाँ पर हम इसकी वेवफॉर्म भी देख सकते हैं। अगर हम इस डार्क लाइन को ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर ईएमएफ में ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ज़ीरो पर इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली जो करंट है वो -90 डिग्री से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके नेगेटिव साइकिल को जो -90 डिग्री को डिफाइन करेगी। सो यहाँ पर मतलब जब करंट की 90 डिग्री पर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री से स्टार्ट होगा ज़ीरो पर, मतलब जब ईएमएफ ज़ीरो से शुरू होगा तब उस वक्त इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री वैल्यू के वक्त मतलब ये पीक वैल्यू पर होगा करंट पूरा। सो इस तरह से 5/2 एंगल का यहाँ पर वेरिएशन हमेशा हमें नज़र आएगा। सो ये बात हो गई किसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, है ना, या फिर हमेशा कहें कि एसी थ्रू द इंडक्टर की। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या दी जा रही है, आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो अपॉन एक्सेल। ये करंट की पीक वैल्यू है यहाँ पर, जो हमने अभी कंसिडर की थी यहाँ पर इस इक्वेशन में, इसकी जगह ही हमने आई ज़ीरो पुटअप किया। यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो समझने वाली है कि एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा एल, मतलब हमने एक्सेल का पुटअप किया था, ओमेगा एल की जगह एक्सेल पुटअप किया था। सो और ओमेगा एल में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf, तो हमने 2πf पुटअप किया। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस एल तो हमेशा कांस्टेंट होगा, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब बदलने वाली चीज़ क्या है, एफ। सो फ्रीक्वेंसी,
किसी भी इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब अगर हम डीसी वैल्यूज़ की बात करें, मतलब डीसी क्वांटिटीज़ की बात करें, तो डीसी क्वांटिटीज़ कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्टेडी, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़ीरो होती है। तो डीसी वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी ज़ीरो अगर होगी तो यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। सो वी कैन से दैट एन इंडक्टर ऑफर्स एन ईजी पार्ट टू द डीसी एंड रेजिस्टिव पार्ट टू द एसी। मतलब किसी भी इंडक्टर से डीसी वैल्यू जब भी पास होगी या डीसी करंट जब भी पास होगी, उसे किसी भी तरह का कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस वहाँ पर ऑफर नहीं होगा, वो सीधे सीधे स्ट्रेटली वहाँ से निकल जाएगी। जबकि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जब भी वो वहाँ से पास होगी तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर होगा, मतलब उसे थोड़ी परेशानी आएगी इंडक्टर से पास होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी कहा जाता है कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी को शॉर्ट सर्किट ऑफर करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब बिल्कुल ईजी पाथ, जिससे वो ईजीली फ्लो हो सके। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इस पर बेस्ड हम देख सकते हैं। एन इंडक्टर ऑफ द 1 हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज यूज्ड ऑन द मेन्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, एन इंडक्टर ऑफ द 1 हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर है जिसके एल की वैल्यू दी हुई है हमें, इंडक्टेंस की वैल्यू एल हमें दिया हुआ है 1 हेनरी, और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जैसा कि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि भाई उसका रेजिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 50 हर्ट्स की, और हमें कहा है कि भाई रिएक्टेंस कैलकुलेट करके दिखाओ। तो रिएक्टेंस हमें पता है एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ एल। यहाँ से हमें 2 पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, एफ़ की वैल्यू हमें 50 हर्ट्स दी हुई है, हमने पुटअप कर दी 2 पाई 50, और एल की वैल्यू दी हुई है हमें 1 हेनरी, इसलिए हमने 1 पुटअप किया। तो फाइनली हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल यहाँ पर मिल गया 100 पाई हेनरी। यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि यहाँ पर एक्चुअली जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। सो एक्सएल की भी यूनिट कितनी होगी, एक्सएल की यूनिट होगी यहाँ पर 100 पाई ओम। ठीक है, जैसा कि रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एसी थ्रू द कैपेसिटर। हमने अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाया रेजिस्टर से, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाया हमने इंडक्टर से, अब बारी आती है कैपेसिटर की। चलिए हम कैपेसिटर कंसिडर करते हैं। एक किसी सर्किट में लगा हुआ है और इसके अक्रॉस हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, या हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। ऑब्वियसली सी बात है इस ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कितनी होगी, ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, जैसा हम हमेशा कंसिडर करते हुए आए हैं कि इस ईएमएफ की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। सो कंसिडर द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, हमने कंसिडर कर ली, दैट इज ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है इसका कैपेसिटेंस कितना है, सपोज सी, इसका कैपेसिटेंस है सी। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें जो स्टोर्ड चार्जेस हैं उस चार्जेस की वैल्यू है क्यू, और ऑब्वियसली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होगा वी। तो हम हमेशा जानते हैं, हमें जो फार्मूले से इस कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू वी, सॉरी ये होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए होता है, कैपेसिटर के लिए होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस कितने। सो let I be the current, let I be the current in the circuit and Q be the charges over the capacitor at any instant. ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर Q बाय C। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने वही लिखा कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा Q बाय C। अब ऑब्वियसली सी बात है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ड्यू टू द सोर्स इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है वो किसी तरह का ऐसा अपोज तो करता नहीं है ना, जिस तरह से इंडक्टर अपोज कर रहा था। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर क्यू बाई सी से हम दे रहे हैं उसे, सो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ड्यू टू द सोर्स ई किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर के इक्वल होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ई की वैल्यू पुटअप कर दें ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी सी ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से चार्जेस की वैल्यू हमें मिल गई बहुत अच्छे से। अब ऑब्वियसली सी बात है अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसे कर दें, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पर भी हो जाएगा सी ई ज़ीरो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऑब्वियसली डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक है,
तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर। इसकी वैल्यू dq/dt की वैल्यू क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वैल्यू हमेशा करंट के इक्वल होती है, तो ये हमने लिख दिया I एज इट इज़ dq/dt इज इक्वल टू I होता है। CE0 दोनों कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले आए, बचा क्या d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होगा टी के रिस्पेक्ट में वो होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिख दिया। ऑब्वियसली सी बात है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस करें अगर हम, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये E0 और ये ओमेगा सी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं E0 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये ओमेगा एंड दिस वन सी, ये क्या हो गए डिनोमिनेटर में, 1 के डिनोमिनेटर में आ गए। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ओमेगा सी ऊपर जाएगा और यही इक्वेशन हमें दे देगा एज इट इज़। तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आ रही है वो यही है 1/ओमेगा सी, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। जिस तरह से हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा था उसी तरह से यहाँ पर ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो बेसिकली एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो होने के लिए इंडक्टर से, उसी तरह से यहाँ पर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा ये भी एक तरह का अपोजिंग पैरामीटर है करंट के लिए, जो उसके फ्लो होने का थोड़ा सा अपोज करता है ऑब्वियसली, इसीलिए इसको भी हम मेज़र करते हैं ओम्स में ही। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/ओमेगा सी जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से, एक्स सी। सो वी कैन पुट द एक्स सी हेयर इंस्टेड ऑफ दिस 1/ओमेगा सी। सो E0/XC हो गया। ऑब्वियसली सी बात है, ये हो गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो ऑब्वियसली ये इक्वेशन हमारे पास एक आ रही है I इज इक्वल टू E0/XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर E0/XC जो है वो अगेन ये है वोल्टेज, ये सपोज कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि एक तरह के रेजिस्टेंस की तरह है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की तरह है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये डिफाइन करेगा करंट को। E0/XC क्या डिफाइन करेगा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट को। सो वी कैन पुट I0 है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पर छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस π/2, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो अगर हम यहाँ पर अभी इस इक्वेशंस को देखें I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और यहाँ पर EMF की इक्वेशन अगर हम देखें तो जो अप्लाइड EMF था उसकी इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर हम एंगल्स को देखें, दोनों ही साइन वेव फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल्स को देखें तो देखिए यहाँ पर एंगल है ओमेगा टी और यहाँ पर है ओमेगा टी प्लस π/2। जो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी इनमें π/2 का फेज शिफ्टिंग है, π/2 का फेज शिफ्टिंग है। और यहाँ से समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा है, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो π/2 फेज एंगल आगे होगा, π/2 फेज एंगल आगे होगा अल्टरनेटिंग EMF E से। सो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सपोज़ ये जो डायग्राम है, ये जो वेव फॉर्म है, ये अगर ये अल्टरनेटिंग EMF को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से कि जब ये ज़ीरो से शुरू हो रही है तब करंट की वैल्यू पीक वैल्यू पर पहुँच चुकी है ना। जब ये ज़ीरो से शुरुआत हो रही है तब करंट की वैल्यू पीक वैल्यू पर पहुँच चुकी है, मतलब करंट हमेशा इससे 90 डिग्री आगे, करंट 90 डिग्री आगे। फेजर डायग्राम से भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करूँ तो सपोज़ अगर E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि EMF जो है वो ओमेगा टी एंगल पर है, इसलिए हमने EMF को ओमेगा टी एंगल पर बनाया। और इससे 90 डिग्री आगे कौन है, करंट की वैल्यू है I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो हम यहाँ से π/2 एंगल, अब क्योंकि प्लस π/2 है इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे हम, और ऑब्वियसली ये लीड कर रहा है, यहाँ पर हमने I का एरो बना दिया, तो ये शो कर रहा है हमें फेजर डायग्राम ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। सो ये हो गया π/2 एंगल आगे। सो हम कह सकते हैं द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द AC सर्किट कंटेनिंग द C, ठीक है, इट फॉलोज दैट अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द EMF बाय द फेज एंगल π/2, ठीक है।
अब ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है वो लीड कर रही है अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि जैसा हमने कहा पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जो डिफाइन हो रही है आई ज़ीरो इज इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन एक्सी से, और यहाँ पर एक्सी जो है वो क्या है 1/ओमेगा सी। अभी हमने जो देखा कि 1/ओमेगा सी को ही हमने क्या लिखा है एक्सी, तो एक्स सी जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी। सो अगर ओमेगा को हम लिखें 2π/fc, तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि जो एक्सी है वो डिपेंड करता है एफ पर, एक्सी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एक्सी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर हम डीसी कंपोनेंट्स की बात करें तो डीसी कंपोनेंट्स में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 0। सो उस केस में अगर यहाँ पर 0 पुटअप कर दें तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। मतलब जो डीसी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इट मीन्स कि इन्फिनिटी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब ये है कि कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब अपने में से फ्लो नहीं होने देगा, है ना। जो कैपेसिटर्स होते हैं वो अपने में से डीसी कंपोनेंट्स को या डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देते। So has a very f0 and has a very small value for the AC. In other words, the capacitor serves as a block of the DC and offers the easy part to the AC। ठीक है, वहीं पर अगर f की कोई ना कोई अगर वैल्यू होगी तो xc की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए f की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी इस क्वांटिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी होगी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना छोटा होगा। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही ऑफर करेगा। और अल्टरनेटिंग करंट की ऑब्वियसली अगर कोई डीसी करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसके लिए यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इसीलिए जहाँ पर हमें डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करना होता है और प्योर एसी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, वहाँ पर भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एज ए फ़िल्टर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो हम देख सकते हैं, जहाँ पर हमें कहा है कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, है ना। सी की वैल्यू हमें दे दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड, और हमसे ये कहा कि भाई इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता करो, और फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है, दो फ्रीक्वेंसी पे पता करना है, पहला 50 हर्ट्स पे और दूसरा 10⁻6 हर्ट्स पे। 10⁻6 हर्ट्स मतलब 1 मेगा हर्ट्स। सो यहाँ पर हमें पता है इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। एक्स सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2πf, और ये सी एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि 2 तो एज इट इज़ 2π हमने लिख दिया, ठीक। एफ़ की जो वैल्यू है वो है 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो लिखा है इसलिए 10⁻⁻6। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है एफ़, तो एफ़ फ्रीक्वेंसी हमें दो फ्रीक्वेंसी दी है, पहला 50 हर्ट्स और दूसरा 10⁻6 हर्ट्स। तो पहले हम 50 हर्ट्स के लिए कैलकुलेट करें तो हमने यहाँ पर 50 पुट अप किया। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स सी की जो वैल्यू मिली वो है 636.6 ओम, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स सी की वैल्यू मिल गई फॉर 50 हर्ट्स। इसी तरह से अगर 10⁻6 हर्ट्स की हम बात करें तो 10⁻6 हर्ट्स के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 1/2π एज इट इज़ है, 50 की जगह 10⁻6 पुटअप करना है, प्लस कर देना है इसे, 10⁻6 पुटअप करना है, और एज इट इज़ 5 इंटू 10⁻6 सी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी वैसी की वैसी लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी वो है 0.032 ओम। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंटली इस लेक्चर में जो हमें समझना था वो समझना था इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होना चाहिए कि जब भी हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो एक्सएल होगा, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा एल क्योंकि ओमेगा एल में ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर एफ़ की वैल्यू जब भी ज़ीरो होगी, मतलब जब भी डीसी कंपोनेंट की बात होगी तो हमेशा इंडक्टर जो होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगा या वो ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। एक तरह से डीसी कंपोनेंट्स को शॉर्ट सर्किट ऑफर करता है। जबकि अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी अगर उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है
यहाँ पर भी अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा 2πfc, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना कम एक्सी की वैल्यू होगी, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कोई भी कैपेसिटर बहुत कम रिएक्टेंस ऑफर करेगा और बहुत इजी पाथ उसे ऑफर करेगा। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर कम होती जाएगी, और अगर हम डीसी की बात करें कि भाई डीसी में तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, तो उस केस में वहाँ पर एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि एक्सी की वैल्यू यहाँ पर अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, सो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी का मतलब यह है कि भाई एक्सी जो होगा वो पूरी तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, डीसी को पास नहीं होने देगा अपने में से। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हमें फ़िल्टर करना होता है एसी और डीसी को, तो वहाँ पर हम कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर क्या करता है, डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है और एसी कंपोनेंट को इजीली पास कर देता है। सो दिस वाज आवर लेक्चर, काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।